हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? हाउ आर यू गाइस? क्या मुझे देख पा रहे हो? क्या मुझे सुन पा रहे हो? बताओ आप लोग। आज है सैटरडे और मैं आ गया हूँ एक टॉपिक के साथ। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है हमारा आज, जैसे आप लोगों को पता ही है। सो हाउ आर यू गाइस? हाउ वाज द जोश? चलो नाम ले देता हूं, जोश का तब पता लगेगा। यहां पर नैना कौर, हाय, हाउ आर यू? सोनम कटियार, रिया बी, दीपशिखा, संजना, तेजा, शिप्रा, सौम्या, चीनू, वाओ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब स्क्रॉल अप हुआ, पता लग रहा है कि जोश है, जनता में जोश बाकी है बायो की क्लास लेने के बाद भी। That's really awesome. Thank you so much for coming in such a large number, guys. Thank you so much for supporting us. बहुत ही brilliant है ये रिस्पॉन्स जो कि आप लोग ऑनलाइन पाठशाला को दे रहे हो। सो फाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। आज कैसे सोल्व करें लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम्स को। आज के बाद से कभी आपको प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। नाम दो चार और ले देता हूं। निधि है, काव्या है, मोहम्मद है, अमीनुर है, दिलीप कौर है, और रिया है, महेश है, आरती है, सहाना है। चलो, सो फाइनली गाइस, दिस इज लेक्चर नंबर 6, लिमिटिंग रिएजेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है अभी 11th क्लास का, ओके। और ये हमारी टीम है। अगर आप 11th 12th और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए फिजिक्स ले रहे हैं गौरव सर, हमारे लिए नहीं, आप लोग के लिए। वानी मैम बायो ले रही हैं और मैं आपकी केमिस्ट्री हैंडल कर रहा हूं, मैं आपको केमिस्ट्री कराऊंगा। सो गाइस चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ये है हमारी टीम, ओके। और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो ये टीम आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और बेसिकली ये चल रहा है ऑनलाइन पाठशाला, और इसके लिए मैं आप सब बच्चों से कहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेदांतु मेडिजी मेडिकल चैनल को, जो कि स्पेसिफिकली मेडिकल के स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने बनाया है, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आप लोगों को 11th 12th के सीबीएसई का कोर्स भी करवा रहे हैं, आपको चैप्टर वाइज सिलेबस करवा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको यहां पर मेडिकल की प्रिपरेशन भी करवाएंगे। तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, ना आपको स्कूल का टेंशन रहेगा और ना ही आपको कोचिंग का टेंशन रहेगा। लेकिन उसके लिए मैं आप सबसे कहूंगा कि बेटा आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी आवाज जिंदा रहनी चाहिए, और हमारी आवाज जिंदा तब रहेगी जब आप लोग इन वीडियोस को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और हमारी आवाज को आगे लेके जाओगे। चलो, सो फाइनली ये मेरी तरफ से मैसेज था। आज का जो टॉपिक है ऑब्वियसली दैट इज व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। सवाल हमारे सामने है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट भला क्या है। बहुत बार बच्चों को समझ में नहीं आता है। चलो, सो ये लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट भला क्या है, उसको समझने के लिए मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। सो आर यू गाइज एक्साइटेड टू सी दैट? एक्साइटेड? क्या आप लोग इसको जानने को तैयार हो कि लिमिटिंग रिएजेंट एक्चुअली है क्या? चैट सेक्शन में लिखो, जैसे अभी अमित राज ने लिख दिया, रिया बी ने लिखा है, सुप्रिया भारती ने, नितेश। आप लोग सब रेडी हो उस की? बेटा देख, मैं तो घर से बाहर जा रही हूं कुछ दिनों के लिए, अगर घर पे कोई मेहमान आएंगे तो कम से कम बेटा चाय तो पिला देना, ठीक है। सो उस केस में उसने कहा मम्मी ने कि बेटा देख, किचन में एक रेसिपी लग रही है, अगर तुझे 1 पर्सन का चाय बनाना हो तो रेसिपी क्या है, उसके लिए आपको 1 ग्लास मिल्क चाहिए और 2 स्पून शुगर चाहिए। सो दिस इज द रेसिपी। बड़े ध्यान से समझना, और ये बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आपने ये समझ लिया तो आप आसानी से लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या होते हैं समझ जाओगे। सो फाइनली अगर आपको यहां पर 1 पर्सन का चाय बनाना है तो मम्मी ने रेसिपी बनाई, और ये किचन में ये चिट लगा दी मम्मी ने, ठीक है। क्या बोला मम्मी ने कि 1 पर्सन की चाय बनानी है तो मुझे कितना, 1 गिलास मिल्क चाहिए और 2 स्पून यहां पर शुगर चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और ऐसा ये चिट लगा के मम्मी चली गई। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आए घर पे मेहमान आए, तो आप पहले तो रेसिपी देखे कि चाय कैसे बनाते हैं। चाय बनाने के लिए आपको 1 ग्लास मिल्क चाहिए और 2 स्पून शुगर चाहिए, और फिर आपको रेसिपी तो पता लग गई, ठीक है। अब आप गए किचन में, और जब आप किचन में गए, लुक एट इट नाउ, दिस इज योर किचन। जब आप किचन में गए तो आपको पता लगा कि मेरे पास 1 गिलास तो यहां पर मिल्क है, लेकिन मेरे पास चीनी कितनी है? चीनी ओवरऑल 4 स्पून चीनी थी, 4 स्पून शुगर, 4 स्पून शुगर थी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर हम लोग यहां पर दूध को ना देखें, दूध को नहीं देख रहे और सिर्फ हम किसको देख रहे हैं, चीनी को, तो आप लोग मुझे बताइए कि चीनी के बिहाफ पे आप कितने पर्सन की चाय बना सकते हो। ये रेसिपी है, चीनी के बिहाफ पे, जितनी चीनी अवेलेबल है उसके बिहाफ पे कितने लोगों की चाय बना सकते हो, प्लीज आंसर करो। अगर हम लोग दूध ना देखें, सवाल ध्यान से समझना, अगर हम लोग दूध की क्वांटिटी ना देखें, वो सबसे पहले कहां गया, किचन में एक डब्बा खोला, डब्बे में 4 स्पून शुगर मिला, उसे 4 स्पून शुगर,
और मम्मी के बिहाफ पे एक, अगर आप कप चाय बनाना चाहते हो तो 2 स्पून चाहिए, इधर तो 4 स्पून है। तो आपको पता लगा कि मैं कम से कम 2 लोगों की चाय बना सकता हूं। लेकिन जैसे ही आपने फ्रिज खोला, क्योंकि दूध कहां होता है, फ्रिज में, तो जैसे ही आपने फ्रिज खोला तो आपको पता लगा कि भैया उसके अंदर तो एक ही गिलास दूध पड़ा है। तो अब आप में मैं सवाल पूछता हूं, जब आपको पता लगा कि आपके पास एक ही गिलास दूध है, तो आप लोग मुझे बताओ कि इसके हिसाब से आप कितने लोगों की चाय बना सकते हो? जवाब दो। मेरा सवाल बहुत ही सिंपल है। जब आपने चीनी देखी तब तो 2 लोगों की चाय बना सकते थे, लेकिन जैसे ही आपने फ्रिज खोला और दूध देखा तो आपको पता लगा यहां पर तो एक ही गिलास दूध है। तो अब आप कितने लोगों की चाय बना सकते हो? दिमाग लगाओ, नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल है। 1 कप चाय बनाने के लिए आपको 1 गिलास दूध और 2 स्पून शुगर चाहिए। तो फाइनली आपके पास 1 गिलास दूध और 4 स्पून शुगर है, ठीक है। और आप कितने लोगों की चाय बना सकते हो? सिर्फ 1। अब आप देखो मजे की बात, सिर्फ 1 बंदे की आप चाय बना पाओगे। अब आप ये सोचो जरा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पीछे की तरफ चलते हैं। आप ये सोचो जरा, चीनी मेरे पास ज्यादा थी, चीनी इज इन एक्सेस, लुक एट इट, चीनी मेरे पास ज्यादा थी, चीनी इज इन एक्सेस, ये हमारे पास एक्सेस में थी, ठीक है। इसके हिसाब से 2 लोगों की चाय बन जानी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास दूध लिमिट में था। यस और नो? दूध हमारे पास लिमिट में था। ये एक ऐसा रिएजेंट जो कि लिमिट में था। सो फाइनली दूध हमारे पास लिमिट में था, तो यहां से साफ हो जाता है बेसिकली, जब दूध हमारे पास लिमिट में है तो हम लोग चाय भी लिमिट में ही बना पा रहे हैं। हम लोग एक ही पर्सन की चाय बना पा रहे हैं। और कोई जवाब से पूछेगा कि भैया तुमने 2 कप चाय क्यों नहीं बनाई, शुगर तो 4 स्पून थी, तो आप कहोगे दूध कम पड़ गया था। सो इन दैट केस आप सिर्फ और सिर्फ 1 कप चाय बना सकते हो। यू कैन ओनली मेक 1 कप टी। आप सिर्फ 1 कप चाय बना सकते हो। तो आपको यहां पर कुछ चीजें सीखने को मिली। पहली चीज तो यहां पर दूध लिमिट में था, इसलिए दूध को हम लोग लिमिटिंग रीएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिटिंग रीएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो। दूध लिमिट में था, इसलिए दूध को हम लोग लिमिटिंग रीएजेंट कहते हैं। शुगर यहां पर एक्सेस में थी, इसलिए हम इसको एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेस रिएजेंट। नाउ दिस इज अगेन सो मच इंटरेस्टिंग। सो इसको हम लोग एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है, ये हमारे पास एक्सेस रिएजेंट है। ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का मतलब क्या होता है। किसी केमिकल रिएक्शन में एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि लिमिट में है एज कंपेयर टू अदर रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और किसी एक केमिकल रिएक्शन में एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि एक्सेस में है एज कंपेयर टू अदर रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। सो अगर यहां पर देखें तो शुगर एक्सेस में है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। और मिल्क यहां पर कैसे है? लिमिट में है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। सो ओवरऑल यहां पर एक बात तो समझ में आ गई। अब आप मुझे एक बात का जवाब दो। आप मुझे बात बताओ कि आपने कितने कप चाय बनेगी, कितने कप चाय बनेगी, ये किसकी क्वांटिटी ने डिसाइड किया? कितने कप चाय बनेगी ये किसकी क्वांटिटी ने डिसाइड किया? दूध की क्वांटिटी ने। समझो इस चीज को, बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूं। आप लोगों ने 1 कप चाय क्यों बनाई? क्योंकि दूध लिमिट में था। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट हमेशा, याद रखो, प्रोडक्ट हमेशा डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पे। रिमेंबर दिस थिंग, प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। अगर आपको पता लग जाए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, आप आसानी से प्रोडक्ट की क्वांटिटी निकाल सकते हो। इस बात को याद कर लो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? हाँ या ना में बेटा जवाब दो, उसके बाद आगे चलते हैं। फाइनली आप लोगों को यहां पर कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज तो जो लिमिट में है उसको लिमिटिंग रिएजेंट, जो एक्सेस में है उसको एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। दूसरी बात, यहां पर प्रोडक्ट डिसाइड कौन करेगा? एलआर। एलआर का मतलब क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। सिंपल है, क्लियर होता है? तो अब आपको कैसे केमिकल रिएक्शंस में अगर लिमिटिंग रिएजेंट का कोई प्रॉब्लम आ जाता है उसको कैसे सोल्व करना है, कैसे पहचानना है, उसका जवाब मैं आपको देता हूं। सो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल था। नाउ विल सी लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का डेफिनेशन, फाइनल डेफिनेशन। लुक एट इट। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएक्टेंट दैट गेट्स एग्जॉस्टेड। लिमिटिंग रिएजेंट उसको कहते हैं जो पूरी केमिकल रिएक्शन में खत्म हो जाता है।
आप एग्जाम्पल के तौर पे जब आपने 1 कप चाय बनाई, जरा सोचो आप लोग, जब आपने 1 कप चाय बनाई, जब आपने 1 कप चाय बनाई तो आपने क्या क्या यूज किया? 1 ग्लास मिल्क यूज किया, इतना ही था आपके पास, और प्लस में 2 स्पून शुगर यूज की, आपके पास 4 थी। अब आप मुझे बताओ, जब आपने 1 कप चाय बना ली है, ये बन चुकी है, तो फाइनली दूध कितना बचेगा? मिल्क 0, और शुगर कितनी बचेगी? 2 स्पून। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली यहां पर मिल्क तो 0 बचेगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने 1 कप चाय बना ली है, लेकिन शुगर बची रह जाएगी। सो फाइनली जो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जो फाइनली पूरी रिएक्शन में खत्म हो जाए, उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक्सेस रिएजेंट किसको कहते हैं? द रिएक्टेंट दैट इज लेफ्ट, जो बच जाए उसको एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। जैसे कि शुगर, उस एग्जांपल में शुगर एक्सेस रिएजेंट था क्योंकि वो 1 कप चाय बनाने के बाद भी 2 स्पून बच गया था। इसको, दूध को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से खत्म हो गया था जब आपने 1 कप चाय बना ली थी। तो ये डेफिनेशन हो गई। द रिएक्टेंट विच एग्जॉस्टेड बेसिकली इज कोल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट इज कोल्ड एक्सेस रिएजेंट। ये ओवरऑल कहानी निकल के आती है। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? ये डेफिनेशंस हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं आपको यहां पर बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं। लिमिटिंग रिएजेंट केमिकल रिएक्शन में कैसे पहचानोगे? आगे की 2, 3, 4 स्लाइड में आपको बस इसी को समझना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे पहचानोगे कि ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो होगा कुछ यूं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको केमिकल रिएक्शन दी होगी, उसमें कुछ ना कुछ रिएक्टेंट होंगे। जैसे कि यहां पर मान लो ए रिएक्टेंट है जो बी रिएक्टेंट से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है, और ए रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या है? स्मॉल ए। बी रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या है? स्मॉल बी। ये ध्यान रखना है। ए रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट स्मॉल ए, बी रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट स्मॉल बी। जब ए ने बी से रिएक्शन किया तो आपको मिला प्रोडक्ट। ये रिएक्शन आपको दिया होगा क्वेश्चन में, समझ में आता है? और या तो डायरेक्ट वे से दिया होगा या फिर इनडायरेक्ट वे से दिया होगा। अब पहला सवाल वो आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है कि नहीं। दैट इज द क्वेश्चन। बताइए कि ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, सो इन दैट केस आपको सिर्फ इतना काम करना है। इफ यू वांट टू चेक वेदर दिस इज अ लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम, यस और नो, आपको सिर्फ इतना अगर जानना है तो आपको क्या करना है, जरा चेक करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ क्या निकालना है, लुक एट इट, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ ए। आपको मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ ए, इसका रेशो निकालना है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, ध्यान से समझ लेना। आपको मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ ए, इसमें मैं आपको बता देता हूं ए के मोल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ ए दैट इज स्मॉल ए, वो बैलेंसिंग में लिखा होगा। देखो यहां पर ये लिखा हुआ है, सबको समझ में आ गया? मोल्स ऑफ ए आपको क्वेश्चन में किसी ना किसी वे से दिए होंगे। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट आपको बैलेंस करने के बाद निकालना है, सिंपल। और जैसे आपने ए के लिए निकाला वैसे आपको बी के लिए भी निकालना है। मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ बी। ओके, सो ए का स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, बी का स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, वो तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। आफ्टर बैलेंसिंग यू कैन गेट इट। ए को बैलेंस करने के बाद आप यहां से स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। मजे की बात देखना, अगर ये रेशो बराबर आ गया, अगर ये रेशो बराबर आ गया तो ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, सीधे मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और हो गया। लेकिन अगर ये रेशो बराबर नहीं है, अगर ये रेशो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है। ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है
वो लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है। सबको समझ में आ गया, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ध्यान से उसको चेक कर लो। दोबारा बोल रहा हूं, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, ये निकालना बहुत आसान है। अभी अपन क्वेश्चन लेंगे, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब वो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है और आपको लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से इसको सोल्व करना है। बहुत बच्चे ये बात जानते नहीं है कैसे लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम को देखा जाए, समझा जाए, तो उसका तरीका ये है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया तो आपको आज के बाद से कभी लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसके क्वेश्चन को सोल्व करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फाइनली कहानी सिर्फ इतनी है कि पहले आप चेक कर लो ये रेशो, अगर ये रेशो इक्वल नहीं है इसका मतलब वो एलआर की प्रॉब्लम है। अब मजे की बात, ये रेशो में जिसका रेशो सबसे लोवेस्ट है, लुक एट इट, यहां पर लाइन लिखी है, मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो जो आपने यहां पे निकाले, जिसका लोवेस्ट आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है। ये सिंपल शॉर्ट ट्रिक है इसको सोल्व करने की। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व इट। दैट्स रियली अमेजिंग। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो बराबर नहीं है, इसका मतलब वो एलआर की प्रॉब्लम है। अब आपको पहचानना है कि उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और अगर आप ये पहचानना चाहते हो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक दे रखी है। इन दोनों में से जिसका मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो सबसे छोटा आएगा, लोवेस्ट आएगा, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये सिंपल ट्रिक है। अब इसको अपन अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी के अंदर, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। नोट इट डाउन, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सो अब हम चलते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन। सवाल देखिए, सबसे पहले तो सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए, आपको इस पूरी ये आपको केमिकल रिएक्शन दे रखी है जो ऊपर लिखी है। क्या लिखा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। कहता है थ्राइस ऑफ ए जब 6 टाइम्स ऑफ बी से रिएक्ट करता है तो 3 टाइम्स ऑफ सी एंड 5 टाइम्स ऑफ डी बनता है। ठीक है, ये तो केमिकल रिएक्शन दे रखी है। सो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, बहुत ध्यान से समझिएगा। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों। नाउ दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। अब आपको क्वेश्चन में मोल्स भी दिए हुए हैं। कहता है ए के कितने मोल्स हैं, 9, बी के कितने मोल्स हैं, 27। ये आपको गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। कहता है कि अगर ए के मैं 9 मोल्स लूं, बी के 27 मोल्स लूं, तो आपको यह बताना है ओवरऑल कि सबसे पहले तो यह बताना है कि भैया ये एलआर की प्रॉब्लम है या नहीं। दिस इज एलआर प्रॉब्लम, यस और नो। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये, अगर ये एलआर की प्रॉब्लम है तो इसमें एलआर कौन है और ईआर कौन है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और एक्सेस रिएजेंट कौन है। अब मैंने जो आपको पिछली स्लाइड में सिखाया वो सारा मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इज दिस क्लियर? तो चलो बताता हूं। सबसे पहले तो पहले सवाल का जवाब, क्वेश्चन नंबर 1, इट इज एलआर प्रॉब्लम, यस और नो। ये अपने को जवाब देना है। क्या ये एलआर की प्रॉब्लम है, यस और नो? क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है, यस और नो में जवाब देना है। उसके लिए क्या करना है, देखो, द मोल्स ऑफ ए टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, इसका रेशो निकालना है। निकालिए। ए के मोल कितने दिए हुए हैं, 9। क्वेश्चन में 9 मोल दिए हुए हैं। ए के मोल्स दिए हैं 9। ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3। सो 9/3 दैट इज इक्वल टू 3। आपने ये निकाल लिया। अब इसी तरह से आप क्या निकालिए, ये ए के लिए निकाला, बी के लिए निकालिए। मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। चलिए, बी के मोल्स कितने दिए हुए हैं, 27। चेक कर लो, 27 चेक कर लो। बी के मोल्स 27 दिए हुए हैं क्वेश्चन में। बी की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है, 6। अब ये कितना आएगा जरा चेक करो, 27/6। देखो 6 चौक 24 होता है, ठीक है, 6 4 जा 24 होता है। अब ये दिया हुआ है 27, तो ऑब्वियसली 4 से थोड़ा ज्यादा आएगा, ठीक है। सो 6 5 जा 30, 6 4 जा 27, ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 4.5 अराउंड, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली नहीं, इक्वल 4.5 आ रहा है। सो आप खुद ही देख लो, ये रेशो बराबर नहीं है। अब देखिए मैंने क्या कहा था,
when moles of A to the stoichiometric coefficient of A is not equals to moles of B to the stoichiometric coefficient of B, this is LR problem, yes or no? This is LR problem, yes or no? तो इसका मतलब देखिए यहां पर 3 कभी भी 4.5 के इक्वल नहीं होता, तो ये तो LR प्रॉब्लम हो गई। अब इसमें आपसे कोई पूछे कि बताइए LR कौन, हु इज LR, तो इसमें जिसका मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो सबसे छोटा है, किसका है? A का। देखो A का कितना है 3, B का कितना है 4.5, सो A यहां पे क्या होगा? कैपिटल A यहां पे LR है, स्मॉल a बेटा यहां पर ध्यान रखिए, कैपिटल A इज LR। अब यहां से कोई पूछे एक्सेस रिएजेंट कौन है, तो यहां पर कैपिटल B इज एक्सेस रिएजेंट, इस तरह से निकालना है। और मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये कर लिया, इसका मतलब आपको आज के बाद से कभी लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी। इज दिस क्लियर? यस और नो में आंसर करो। क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। टेक अ स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट, ओवरऑल स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? सो ये कहानी ओवरऑल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से कि ओवरऑल इसको सोल्व कैसे करते हैं। ये सबसे आसान तरीका है और अगर आप इसको इस तरह से अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपको मजा आ जाएगा। अब क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि LR कौन है, या क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि LR की प्रॉब्लम है कि नहीं, तो फिर क्वेश्चन और किस तरह का पूछा जाता है, चलो मैं आपको बताता हूं। मैं इसको हटा रहा हूं। अब आप देखिए ओवरऑल अगर आप LR पहचानना चाहते हो तो उसका तरीका क्या है, एक बार समरी कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखो कि केमिस्ट्री में आप सब जितने भी रिएक्टेंट हैं उनको मोल में कन्वर्ट करो। कभी कभार क्या होता है आपको वेट दे दिया जाता है तो बच्चे वेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहले तो सारे रिएक्टेंट को मोल में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू मोल। आप ध्यान रखिएगा भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू मोल, ये ध्यान रखना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको उनके कोफिशिएंट से उनको डिवाइड कर देना है। कौन से कोफिशिएंट? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूं, ये दूसरा स्टेप है। ओवरऑल समरी करा रहा हूं। और फाइनली जिसका मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कम है, जिसका मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो स्मॉल है, वही हमारे लिए क्या है? LR। जिसका मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सबसे छोटा है वही हमारे लिए LR है, ये आपको ध्यान रखना है। सो फाइनली LR is whose moles to stoichiometric coefficient ratio is minimum, that is called LR। ये सबसे आसान तरीका है लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का। टेक अ स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट, यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन चलते हैं आगे, समरी हो गई। अब मान लो कि अगर सेम क्वेश्चन और आपसे अगर इस तरह से सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन देखिए, कहता है सबसे पहले तो LR फाइंड आउट करो, जो हमने कर लिया। अब वो आगे कहता है कि भैया प्रोडक्ट के मोल भी बताओ। अगला सवाल जो हमारे पास है इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चेंज कर दिया, कहता है आपसे कि इसमें LR फाइंड आउट करो। तो LR तो हमने फाइंड आउट कर लिया है ऑलरेडी, A हमारा LR है, जो कि वही सवाल है जो थोड़ी देर पहले किया था। अब वो कहता है आपसे कि भैया मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी बताओ, कि C के कितने मोल्स बनेंगे, D के कितने मोल्स बनेंगे, ये सवाल भी पूछा जाता है। सवाल समझ लीजिएगा कि A के कितने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, B के कितने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, वो तो LR की सिचुएशन से पता लग जाता है। यहां पर सवाल यह भी पूछा गया कि C के कितने बनेंगे और D के कितने बनेंगे। इस केस में आप लोग याद करो, मैंने आपको क्या एक लाइन समझाई थी जब मैं आपको वो मम्मी वाला एग्जाम्पल दे रहा था। मैंने आपसे कहा था आपकी मम्मी चली गई, टाटा बाय बाय, कहती है आप घर पे खुद से चाय बनाओगे। तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आप कितने कप चाय बना सकते हो, ये कौन डिसाइड करेगा? आप कितने कप चाय बना सकते हो, ये कौन डिसाइड कर रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। इसका मतलब आपको लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पे, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है उसके हिसाब से आपको क्या निकालना है? प्रोडक्ट। इस चीज को समझ लो, जो कि बहुत आसान है। चलो मैं अप्लाई करके दिखाता हूं कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। देखो, इन दैट केस हमने पहले पहचान लिया कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? A। ये हम पहचान चुके हैं, यस और नो।
लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो जाता है। अब लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो उस केस में कुछ करना नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में आप यहां पर मोल कॉन्सेप्ट लगा दो। लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में आप मोल कॉन्सेप्ट लगा दो। मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, हो गया काम। मतलब अगर मान लो आप निकालना चाहते हो कि सी की वैल्यू कितनी है, सो इन दैट केस आप क्या करोगे, हु इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट, ए। So moles of A divided by stoichiometric coefficient of A, that is always equals to, now ये limiting reagent है, so इसके मोल और इसके stoichiometric coefficient का रेशियो must be equals to moles of C divided by stoichiometric coefficient of C। ये देखिए बस इतना सा करना है, कर दो। A के मोल कितने हैं 9, stoichiometry कितनी है 3, C के मोल्स निकालने हैं, C की stoichiometry बताओ 3, तो ये कैंसिल हो गए। तो फाइनली सी के मोल्स हमारे पास कितने निकल के आ गए, सी के मोल्स निकल के आ गए 3। कितने, नो नो नो, 3 नहीं, नो। इज इट क्लियर, नो। ये देखिए NC इज इक्वल टू 9। अब बताओ ये किस किस को समझ में आ गया, जिसको आ गया उसका काम हो गया। सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है, मोल कॉन्सेप्ट लगाना है और सी की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। सो ये हो गया। इसी तरह से अगर आपको डी निकालना है तो क्या करोगे, moles of A divided by stoichiometric coefficient of A, that must be equals to moles of D divided by stoichiometric coefficient of D, ये करना है। So moles of A divided by stoichiometric coefficient of A, इसकी वैल्यू कितनी है 9/3, yes or no, this is 9/3 which is equals to moles of D आपको निकालने हैं, इसकी stoichiometric coefficient कितना दे रखा है 5, सही है। So overall कितना हो गया 9/3 3, 5 3 15, सो ओवरऑल मोल्स ऑफ डी कितने आ गए 15। ये सिंपल तरीका है, जो बच्चे 11th के हैं वो ध्यान से देख लो, ये सबसे अच्छा प्रोसीजर है जिसमें गलतियों यानी कि एरर होना बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा, आपकी एरर नहीं होगी कभी। बहुत कम लोग हैं जो सीक्वेंस में समझाते कि हमें करना कैसे है, तो मैं आज आपको यह समझा रहा हूं कि सीक्वेंस में करना कैसे है। अगर आपने ये देख लिया कि करना कैसे है तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। सो ओवरऑल जो भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट है उसके रिस्पेक्ट में मोल कॉन्सेप्ट लगा दो। जो भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट है उसके रिस्पेक्ट में आप मोल कॉन्सेप्ट लगा दो, आपका काम हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अभी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो एक बार मैं सबसे कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, लाइक जरूर करो, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो और बच्चों तक पहुंचेगा, ठीक है। सो आप प्लीज इसको लाइक करो, और दूसरा सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों लाइव सेशन की नोटिफिकेशन के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। सो फाइनली ये आंसर बनेगा इसका, ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत बच्चे हैं जो, अच्छा एक एग्जांपल और दे देंगे बेटा, बहुत इजी है, चलो एक एग्जांपल और देते हैं, डोंट वरी, है बड़ा आसान ही है, ठीक है, पर एक एग्जांपल अपन और कर लेंगे। ओवरऑल मैं फिर से समराइज करता हूं, ये क्वेश्चन है, ये मोल्स हैं, आपको सबसे पहले पहचानना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो आप पता है हर बार सिर्फ इतना ही काम करना है, मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो निकाल लो। किसका, रिएक्टेंट का। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो एलआर की प्रॉब्लम है, इसमें जो छोटा है वो एलआर है, और एलआर के रिस्पेक्ट में मोल कॉन्सेप्ट लगा दो प्रोडक्ट के लिए, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि यहां पर प्रोडक्ट कितना बनेगा। इतना सा काम करना है। मैं समरी बनाता हूं, चलो समराइज करता हूं, इसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, ये है कंक्लूजन, देख लो, ये है कंक्लूजन। ओवरऑल कंक्लूजन ये है। कंक्लूजन में पहला, फाइंड आउट लोएस्ट मोल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो। सबसे पहले आप मोल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो लोएस्ट किसका है उसको फाइंड आउट करो, वही तुम्हारा एलआर है, और उस एलआर के रिस्पेक्ट में मोल कॉन्सेप्ट लगा दो, बात खत्म। अप्लाई मोल कॉन्सेप्ट विद, जिसका लोएस्ट है वही तुम्हारा एलआर है, एलआर के रिस्पेक्ट में मोल कॉन्सेप्ट लगा दो, आपको सबके मोल पता लग जाएंगे। एक बार रिफ्रेश करो आपको, ठीक है, आप एक बार रिफ्रेश करो, आपको सही हो जाएगा। नेटवर्क की वजह से हो सकता है, हमारे यहां पे सही चल रहा है। अगर आपका नेट सही है तो बफरिंग नहीं होगी, लैगिंग भी नहीं होगी। एंड इफ समबडी सेइंग कि बफरिंग और लैगिंग है तो चलो एक बार टेक्निकल टीम, वंशी का है टेक्निकल टीम, नहीं है, ओके अच्छा बेटा चल रहा है बेटा, ये बफरिंग नहीं है, आपको लग रहा होगा, आप एक बार रिफ्रेश कर लो। सो ओवरऑल यहां पर वैसे तो सब चीजें खत्म हो चुकी हैं।
आपको मैं फिर से बता रहा हूं, अभी 3 बजे हम लोग लाइव आएंगे, वानी मैम और मैं। और आपके कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और हम आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब देंगे। और ओवरऑल हम लोग आज आपको 3 बजे ये बताने वाले हैं कि अपनी स्कूल की स्टडी और नीट की प्रिपरेशन को बैलेंस कैसे करें। सो उसके फंडे हम आपको देंगे, जैसे आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, ठीक है। कंक्लूजन मैं बता चुका हूं। अभी समबडी सेइंग कि अगर एक सवाल और मिल जाए तो वो सवाल करवा दो, तो चलो मैं आपको सवाल कराता हूं। यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सब लोग रेडी हैं? टाइम देख लेता हूं कितना बचा है हमारे पास। तो यहां पर ओवरऑल हमारे पास टाइम अभी है, तो हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं आई थिंक। तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सवाल लिखिए सब लोग, मेरे पास एक सवाल है बहुत अच्छा, उसके जरिए मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। तो चलो क्वेश्चन लिखिए सब लोग। मैं अभी फिर से एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें सारी चीजें आपको सिखा दूंगा। क्वेश्चन लिखो, कहता है 54 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम, 54 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड विद, ठीक है, 160 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, 160 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन है। 54 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड विद 160 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड आउट द वेट ऑफ प्रोडक्ट, ये सवाल पूछा है। फाइंड आउट द वेट ऑफ प्रोडक्ट, ये सवाल है। फाइंड आउट वेट ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वेट ऑफ प्रोडक्ट। अब बच्चों से गलतियां कहां होती हैं, ये आपको निकालना है। ये क्वेश्चन है, सब लोग नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी लिखा, आप लोगों को इसका जवाब देना है। दोबारा बोल देता हूं कि 54 ग्राम एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 160 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, आपको प्रोडक्ट का वेट बताना है। तो कई लोग यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ लगाने लग जाते हैं कि जितना रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट उतना ही होगा, तो इस हिसाब से 160 और 54 को जोड़ देते हैं। 160 और 54 को जोड़ के आंसर दे देते हैं, ऐसे नहीं निकालना है, ये ध्यान रखना है, गलतियां बहुत होती हैं। 160 प्लस 54 करके आंसर दे देंगे, हमारा तो काम खत्म, हमने हाथ खड़े करके डांस शुरू कर दिया, ये हो गया। ऐसा नहीं है, ठीक है। सो फाइनली ऐसा नहीं है, तो फिर कैसा है, आंसर कैसे निकालना है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन पता होना चाहिए। सो फाइनली केमिकल रिएक्शन क्या है, देखो जब भी आपके पास एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, ये होता है। पहले तो आपको केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कि एलआर की प्रॉब्लम है कि नहीं है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है, ठीक है, वो काम है। सो यहां पर देखो एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, Al2O3 बना रहा है, ये रिएक्शन है, इसको पहले बैलेंस करो, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट है तभी लगाओगे जब बैलेंस होगी। तो यहां पर बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूं, देखो वहां पर 3 है तो यहां पर 2 लगा देता हूं। चलो और तरीका क्या हो सकता है, वहां पर 2 एल्यूमिनियम है तो यहां पर मैं 2 लगा देता हूं। वहां पर 3 ऑक्सीजन है लेकिन यहां तो 2 ही है, तो ये 3/2 कर देता हूं, अब तो 3 हो गई, ये लो। सो सिंपल तरीका है। आप देखो मैथमेटिकली आंसर निकालने तो आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हो। वैसे 3/2 ऑक्सीजन कुछ होता नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली आंसर सेम ही आएगा, तब आप कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इन दैट केस अब आप जरा ध्यान से इसको चेक करो। हमको निकालना है कि भैया यहां पर प्रोडक्ट का वेट कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। सो इस केस में सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहचानो कि एलआर की प्रॉब्लम है या नहीं। पहला सवाल यही है, वेदर इट इज एलआर प्रॉब्लम, यस और नो। ये क्वेश्चन सबसे पहले आपके दिमाग में उठना चाहिए, वेदर दिस इज एलआर प्रॉब्लम, यस और नो, ये सवाल है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अगेन आप रिएक्टेंट का यानी कि एल्यूमिनियम का मोल और एल्यूमिनियम के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो निकालो। सबसे पहले एल्यूमिनियम के मोल कितने हैं जरा चेक करो। 54 ग्राम्स दे रखा है एल्यूमिनियम, अगर 54 ग्राम्स दे रखा है तो इसके मोल्स में यहां निकाल देता हूं। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कैसे निकलेंगे, वेट बाई मोलर मास, एटॉमिक मास। वेट कितना दे रखा है 54, एटॉमिक मास कितना है 27, तो ये कितने आ गए 2। तो एल्यूमिनियम के मोल कितने हैं 2। अब आप आगे आ जाओ, एल्यूमिनियम के मोल तो 2 हैं, इसी तरह के मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, वेट कितना दे रखा है 160, ये दे रखा क्वेश्चन में, चेक करो ऑक्सीजन के वेट कितना दे रखा है 160, इसको इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो 32, सो ओवरऑल कितना आएगा 5। आ गया, मोल्स निकल गए। सबसे पहले एल्यूमिनियम के मोल कितने हैं 2, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है जरा चेक करो। एल्यूमिनियम का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, 2/2 कितना होता है 1, ये तो निकल गया, ये निकल गया। अब निकालो आप मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू दी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन के मोल कितने दे रखे हैं? 5। ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दे रखा है? 3/2। टेंशन नहीं लेना, ये लिख दो। तो 5 दूनी 10/3, सो ये कितना हो गया? 10/3, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3.33 अराउंड। या सो यहां से एक चीज पता लग गई। सबसे पहले तो ये दोनों इक्वल नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 3.33। इसका मतलब ये प्रॉब्लम कौन सी है? एलआर की। 1 कभी भी 3.33 के इक्वल होता नहीं, इसलिए एलआर की प्रॉब्लम है। अब अगर ये एलआर की प्रॉब्लम है तो उसमें एलआर कौन है? हु इज एलआर? जिसकी मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कम है वही एलआर है। तो यहां पर देखो, मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका यहां पर रेशो ये 1 है, यहां पर ये कितना है? 3.33। तो यहां पर एल्यूमिनियम पता लग गया कौन है? एलआर। एल्यूमिनियम हमारा एलआर है, ये सबको समझ में आ गया होगा। एल्यूमिनियम हमारा एलआर है, ये सबको समझ में आ गया होगा। सबको समझ में आ गया। अब एल्यूमिनियम डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। मैंने कहा था कि प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा? एलआर। तो चलो, सो फाइनली यहां पर जरा चेक करो भाई, एल्यूमिनियम डिसाइड करेगा कि यहां पर प्रोडक्ट कितना बनेगा। सो ओवरऑल चलो इस पे मोल कॉन्सेप्ट लगा दो। सो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, that must be equals to moles of Al2O3 divided by stoichiometric coefficient। अब आप मोल कॉन्सेप्ट किस पे लगाओगे? एलआर और प्रोडक्ट में, क्योंकि प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा? एलआर। सो यहां पर देखो, मोल ऑफ एल्यूमिनियम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम, इसका रेशियो निकाल चुके हो तुम, इसका 1 है। इसके मोल्स निकालने हैं प्रोडक्ट के, Al2O3 के। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है जरा चेक करो। देखो यहां पर वो भी सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब मोल्स ऑफ Al2O3 कितने होंगे? दैट इज इक्वल्स टू 1। निकल गया आंसर। अब यहां पर ये देखो निकल गया आंसर, ये मोल्स निकले हैं, तुम्हें वेट निकालना है। वेट कैसे निकालोगे? मोल्स इनटू मोलर मास। चेक करो, मोल्स कितने हैं? 1। मोलर मास कितना होता है इसका? एल्यूमिनियम का देखो 27 2 जा 54 प्लस ऑक्सीजन यहां पर 3 है। ऑक्सीजन हो गया 16 दूनी 32 16 3 48, तो 48। 8 और 4 12 2 1 5 और 5 10 102। सो फाइनली यहां पर आंसर कितना आएगा? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 102 ग्राम्स। ये आंसर आ गया। अब देखो मैंने दूसरी बार आपको क्वेश्चन करके दिखाया है, बहुत लोगों ने आंसर लिख भी दिया है। 153 नहीं आएगा, 102 ग्राम आएगा। आप उसको निकाल के देखिए, यहां पर मैंने एक एक चीज यहां पर सोल्व करके बता दिया आपको कि ओवरऑल करते कैसे हैं। सबको क्लियर है? ये एग्जाम्पल मेरा दूसरा था, अभी हमारे सेशन एंडिंग पॉइंट पर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये होता है क्वेश्चन, इस तरह से इसका आंसर निकालना है। यही तरीका है आंसर निकालने का, ठीक है। अब जिसको समझ में नहीं आया अभी भी, ले दे के मुश्किल से 2 स्टेप है, ले दे के मुश्किल से 2 स्टेप है। इसको प्रैक्टिस करोगे तो और आएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप बैठ के एक बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा। बहुत बच्चों को तो आ गया है, ठीक है। सो यहां पर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर दिया गया है आपके सामने, सेम स्टेप यूज किए हैं और जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। सो फाइनली आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिया, बहुत बढ़िया। सो यही तरीका है आंसर निकालने का। देखो नेहा चौधरी ने एक सवाल पूछा कि क्या यही तरीका है। देखो ये तरीके तो बहुत होते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है जिसमें एरर्स नहीं आएंगी। सो अगर आप 10th से 11th में जा रहे हैं तो सबसे अच्छा है। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये इनिशियली बच्चों को सिखाया जाता है जिससे एरर ना आए, लेकिन जब मैंने ये सीखा था तो उसके बाद मैंने अपने तरीके और बनाए थे जिससे मैं आंसर जल्दी निकाल लूं, और वो तरीके इन्हीं से बनते हैं। इसलिए पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो, इससे क्वेश्चन सोल्व करो, उसके बाद आप दूसरे तरीकों पर जाना। क्लियर होता है? चलो, सो फाइनली यहां पर ये हो गया है हमारा काम। इज दिस क्लियर? ये हो गया हमारा काम ओवरऑल, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। सो फाइनली गाइस, थैंक यू सो मच। आज का जो भी सेशन है उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो वेदांतु की लर्निंग ऐप से। वेदांतु की लर्निंग ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे आप डाउट पूछ सकते हो, जिसमें आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आप एक बार जाओ, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। यू कैन ऑल्सो आस्क डाउट एज वेल। आप वहां पे हमारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हो, ठीक है। सो ओवरऑल गाइस, फिर से मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको चाहिए वाकई में हम लोग आपके लिए जितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से अगर आपको वाकई में लगता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आपका फायदा हो रहा है,
तो इस केस में प्लीज वेदांतो मेडिजी मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब करो, इस घंटे के बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको लाइव सेशन का कभी भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और हमारी मेहनत के लिए, हमारी टेक्निकल टीम की मेहनत के लिए एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आपके एक लाइक से हम सीधे आपसे मतलब इफेक्ट होते हैं, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा मोरल बूस्ट होता है और हमें लगता है कि वाकई में इन बच्चों को जितना पढ़ाएं उतना कम है। सो अगर आपको भी लगता है कि वाकई में आपको पढ़ना है इस चैनल पे, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इन वीडियोस को दूर तक लेके जाओ, ताकि हम लोग इतनी ही मेहनत आपके लिए डेली करते रहें। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अभी आज गौरव सर नहीं आएंगे, तो अब वो मंडे से होगा वो लेक्चर। चलो बाय।